नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। रतन टाटा ने अपने जीवन में जितनी ऊंचाइयां हासिल की, उतना ही बड़ा उनका दिल भी है, जो समाज की बेहतरी के लिए हमेशा धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं रतन टाटा की एक प्रेरणादायक यात्रा। अगर आपको यह प्रेरक कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। रतन टाटा का नाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपतियों में गिना जाता है। उनका जीवन न केवल एक सफल बिजनेसमैन की कहानी है, बल्कि यह एक विनम्र, दृढ़ निश्चयी और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति की प्रेरणादायक गाथा भी है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मूल्यों और आदर्शों में भारतीय उद्योग की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। टाटा परिवार भारतीय व्यापार जगत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन रतन टाटा का बचपन सामान्य नहीं था। उनके माता पिता का तलाक तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। इस व्यक्तिगत संघर्ष ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया और उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। रतन टाटा की शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से हुई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। अमेरिका में शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। रतन टाटा ने 1961 में टाटा स्टील के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। वहाँ उन्होंने उत्पादन संयंत्र में काम किया और ज़मीनी स्तर पर अनुभव प्राप्त किया। उनके इस निर्णय को उस समय उच्च प्रबंधन द्वारा सराहा नहीं गया था, क्योंकि यह असामान्य था कि एक परिवार के सदस्य को इतना कठिन काम करना पड़े। लेकिन रतन टाटा ने इसे चुनौती को स्वीकार किया और इसे अपने आत्मविश्वास का हिस्सा बनाया। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। 1991 में जब वे आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया तो टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। यह वह समय था जब टाटा समूह को आधुनिक बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने की जरूरत थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने समूह की पुरानी कार्यशैली में बदलाव लाए और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया गया और टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका को भारतीय बाजार में पेश किया, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित पहली कार थी। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था कि हर भारतीय के पास खुद की कार हो। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो को 2008 में लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई। यह एक ऐसा कदम था जिसने मध्यम वर्गीय भारतीयों को भी कार खरीदने का सपना दिखाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण भी किए। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटिश की कंपनी कोरेस को खरीदा, जो उस समय का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इसके बाद 2008 में टाटा मोटर्स ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण न केवल टाटा ग्रुप के लिए बल्कि भारतीय उद्योग के लिए भी गर्व का विषय बना। रतन टाटा का मानना है कि व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना भी होना चाहिए। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा समूह की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है, जो समाज कल्याण में कार्य करती है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ने कठिन समय में भी समाज की मदद की। 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान ताज होटल को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने न केवल होटल का पुनर्निर्माण किया, बल्कि उनके कर्मचारियों, उनके परिवारों की देखभाल भी की। उनके इस कृत्य ने उन्हें न केवल एक महान उद्योगपति बल्कि एक संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता है। उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों को दिखावा नहीं किया और हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन को पूरी तरह से अपने काम और समाज के लिए समर्पित कर दिया था। वे कुत्तों से भेद प्यार करते थे और उनके पालतू कुत्ते अक्सर उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में दिखाई देते हैं। रतन टाटा को उनकी उपलब्धि और समाज के प्रति योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2000 में उन्हें भारतीय सरकार ने
पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2008 में पद्म विभूषण से। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं, वे एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों, उदार दृष्टिकोण और अडिग संकल्पों से यह सिद्ध किया कि व्यापार का असली उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करना है। उनके योगदान और उपलब्धियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी। रतन टाटा ने अपने जीवन को न केवल व्यापारिक सफलता के लिए बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी समर्पित किया है। उनका नेतृत्व, क्षमता, देशभक्ति और समाज के प्रति उनका समर्पण अतुलनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और उद्योग के क्षेत्र में उनका योगदान भारत के लिए एक अमूल्य धरोहर है। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। अब समय आ गया है कि हम उनके इस महान कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़े सम्मान से सराहें। देश भर के लोग और उनके प्रशंसक मानते हैं कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। यह सम्मान उनके योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिससे न केवल टाटा समूह बल्कि पूरा भारतीय गौरवान्वित महसूस करेगा। अगर आप भी मानते हैं कि रतन टाटा जी को उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी आवाज़ इस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए एक कदम हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।